डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को हम बता चुके हैं पहले वीडियो में कि जीवों में जनन का लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट वर्जन में बता चुके हैं। अब हम आपको जीवों में जनन लघु उत्तरीय सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि मेरे बीच ये वाला क्वेश्चन 3 नंबरिंग का रहेगा, ध्यान से वीडियो पर फोकस करिए, फुल गारंटी के साथ आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। और हाँ, तो विद्यार्थियों मोटिवेशन यही है कि ना थके कभी पैर, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी तो दिन बदलेंगे, बस इसी सोच के साथ डीसीपी सर का सफर जारी है। हमने आपको यही मोटिवेशन दिया है कि ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। परिवर्तन संसार का नियम है, कभी तो दिन बदलेंगे, बस इसी सोच से डीसीपी सर का सफर जारी है। तो हमारे कहने का मतलब विद्यार्थियों, आप अपने काम को निरंतर चलते रहिए, करते रहिए, कभी न कभी एक दिन सफल जरूर होंगे। और तन मन धन लगाकर अगर आप अपने काम को जारी रखे रहेंगे 100% के साथ कह सकते हैं कि आपका काम ज़्यादा देर नहीं है और बहुत जल्द आप सक्सेसफुल हैं। ठीक, अब आपको हम टॉपिक की ओर चलते हैं। हमने टॉपिक यही बताया था, लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। आपके बीच पहला प्रश्न यही, जनन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। आपके क्वेश्चन पेपर में हमने यही पहला प्रश्न लिखा है और 3 नंबर का है। जनन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। तो आप बताइए, जनन के उद्देश्य निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला, जात की निरंतरता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, यानी जनन द्वारा ही जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। ठीक, और दूसरा है जाति वृद्धि, जिसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। समष्टि में उपस्थित जीवों में जनन द्वारा एक जीव जाति के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है। इसे हम जाति वृद्धि कहते हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। और तीसरा है समष्टि का संगठन, यानी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनन द्वारा जो समष्टि में विभिन्न अवस्थाओं और आयु वर्ग के जीवों में निरंतरता बनी रहती है, उसे ही समष्टि का संगठन यानी पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, चौथा है विभिन्नताएं, जिसे कहते हैं वेरिएशंस। जनन द्वारा उत्पन्न संततियां एक दूसरे से व माता पिता से कुछ भिन्न होती हैं और इस प्रकार समष्टि व जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इनके द्वारा जीवों में अनुकूलता यानी एडॉप्टेशन जिसे कहते हैं का विकास होता है, उसे हम विभिन्नताएं का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब आपके बीच है 5वां नंबर, पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता। ठीक है, पृथ्वी पर जो जीवन की निरंतरता होती है, जिसे कहते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक, तो जनन पृथ्वी पर जीवों के अस्तित्व व उनकी निरंतरता को बनाए रखने हेतु आवश्यक है। ये हो गया हमारा जनन के प्रमुख उद्देश्य। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके बीच, अलैंगिक जनन को परिभाषित करते हुए बहुकोशिकीय जीवों में संपन्न इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। ये भी 3 नंबर का है विद्यार्थियों। अब आप इसको भी एक्सप्लेनेशन करिए। अलैंगिक जनन, जब एकल जनक से युग्मकों के निर्माण के बिना संतत जीव की उत्पत्ति हो तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। यह आद्य यानी प्रिमिटिव प्रकार का जनन है और जिसमें केवल समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसे मेसोसिस कहते हैं, वही होता है अलैंगिक जनन। ठीक, अब अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न जो संततियां हैं, जैसे आकार की तथा आनुवंशिक और रूप से एक समान होती हैं, जिन्हें हम क्लोन कहते हैं, CLONE। ठीक है, अब हम बहुकोशिकीय जीवों में जो अलैंगिक जनन की विधियां निम्नलिखित है, आप टाइप भी करते चलिए। और पहला है आपके बीच हम देते हैं खंडन द्वारा। तो इस विधि में बहुकोशिकीय जीव पूर्ण वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक खंड विधि
वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेता है। उदाहरण जैसे कहते हैं स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, हाइड्रा, ये सब खंडन द्वारा है। अब आपको बताएंगे पुनरुद्भवन के द्वारा, जो किसी जंतु के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः पर नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन कहते हैं। उदाहरण जैसे दे सकते हैं हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि। ये सब हमारा हो गया पुनरुद्भवन का यानी पुनर्जनन। अब आपको तीसरे वर्जन बताएंगे मुकुलन, यानी जैसे मुकुल कहते हैं बर्ड। तो इस विधि में जो शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है, जिसे मुकुल यानी बर्ड कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और जनक जीव से अलग हो जाता है। उदाहरण जैसे दे सकते हैं हाइड्रा। ठीक है आपके बीच बीजाणु जनन, यानी इनका निर्माण कुछ बहुकोशिकीय पादपों एवं कवकों में बीजाणुधानी नामक विशिष्ट संरचना में होता है। और बीजाणु एक कोश की पतली भीत युक्त अगुणित अलैंगिक जनकाएं होती हैं और इनका निर्माण प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। आपको इतना बताना है। अब पांचवा जो है हमारा वो है कायिक प्रजनन या प्रवर्धन, जो कुछ पादपों जैसे गन्ना, गुलाब या अंगूर आदि को उगाने के लिए जो कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है, इसमें बीज द्वारा उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का प्रयोग किया जाता है। इसमें बीज द्वारा जो उगाए जाते हैं पादपों की उपेक्षा पुष्प व फल कम समय में आ जाते हैं। ठीक, इतना आप एक्सप्लेनेशन करके अपने पेपर में लिख देंगे तो आप 3 नंबर खट से पा जाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा। अब आपके बीच है तीसरा नंबर क्वेश्चन। वो तीसरा नंबर क्वेश्चन है बहुविखंडन क्या है। अमीबा में बहुविखंडन की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप बताइए कि जो एक कोशिकीय जंतुओं में केंद्रक बारंबार विभाजन करके बड़ी संख्या में सन्नत केंद्रों का निर्माण करता है। अनुकूल परिस्थितियों में कोशिका आवरण फटने पर ये विखंड मुक्त होकर स्वतंत्र जीवों के रूप में विकसित होता है, उसे बहुविखंडन कहते हैं। उदाहरण जैसे ले सकते हैं प्लाज्मोडियम, इसे मलेरिया परजीवी कहते हैं। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि जो हमारा अमीबा में बहुविखंडन होती है, विपरीत परिस्थितियों में अमीबा अपने कूटपादों को सिकोड़कर अपने चारों ओर एक मोटी त्रिस्तरीय पुटी भित्ति जिसे कहते हैं स्क्वाइट वॉल का निर्माण करता है। और आप बताइए कि यह प्रक्रिया पुटी भवन जिसे कहते हैं इंस्यूटेटमेंट कहलाती है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर पट्टी या जिसे कहते हैं पुटी की भित्ति जल सोखकर फट जाती है और अमीबा बहुविखंडन द्वारा अनेक छोटे अमीबी या AMOEBA जिसे कहते हैं बनाता है, जिन्हें बीजाणु अमीबाफ और इसे हम कह सकते हैं जैसे पेसुडोस्प्रोसेंस कहते हैं। ठीक, आप इतना बताइए। और आप जानिए कि जो हमारा अमीबाफ होता है ये बीजाणु अमीबी जिसे हमने बताना AMOBEAO ये होता है। और कभी कभी अमीबा बीजाणु स्पोरस बनाते हैं और यह प्रक्रम बीजाणु जनन जिसे कहते हैं स्पोरुलेशंस कहलाता है। और ये बीजाणु प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सल तथा बहुचिरकालिता यानी जिसे कहते हैं परनेशन में भाग लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में इनसे संतत अमीबा का निर्माण होता है। इतना आप एक्सप्लेन करिए। अब हम आपको एक बीच फिगर स्केच करेंगे और उस फिगर को समझिए। फिगर में आपको पूरा संरचना दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, आपके बीच हम बहुविखंडन की विधि का सचित्र वर्णन करने चल रहे हैं। देखिए, हमने सबसे पहले एक फटी हुई पुटी भित्ति बनाएंगे। जैसे देखिए ये आवृत्ति गोलाकार में रहती है, ये हुई। और इसके बीच में हमारा रहता है बीजाणु अमीबाफ जिसे कहते हैं। ये देखिए
बीजाणु अमीबाब कैसे रहते हैं। ये हुआ बीजाणु अमीबाब, ये हुआ हमारा बीजाणु अमीबाब, ऐसे रहते हैं। ठीक है, ये मेरा हुआ बीजाणु अमीबाब, ऐसे रहते हैं के गोले में। उसके बाद क्या होता है, और ये जो हमारी फटी हुई पुट्टी भित्ति होती है, इसको हमने ऐसे करके 2-3 राउंडिंग में बनाया है स्ट्रक्चर करके, ये हुआ। उसके बाद इसे बनने के कारण ये जो हमारी आती हुई फटी हुई पुट्टी लास्ट छोर पर आती है को टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ नुमा बन जाती है, ऐसे बन जाती है। और बनने के बाद हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हम आपके बीच दे देते हैं बीजाणु अमीबाब। ठीक, ये हुआ हमारा बीजाणु अमीबाब। और ये जो हमारी फटी हुई पुट्टी भित्ति है, इसको ठीक, ये फटी हुई पुटी भित्ति हो गई। ठीक है, उसके बाद हम आपके बीच बनाएंगे, क्या नाम है वो, बीजाणु अमीबाब के प्रतिक्षण। देखिए बीजाणु अमीबाब के प्रतिक्षण कैसे होते हैं। ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। ध्यान रखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसे बनाइए, फिर ऐसे बनाइए, फिर ऐसे बनाइए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे मिला दीजिए इसमें। ये हुआ, ये हमारा हुआ, क्या हुआ, ये तो हमारा हुआ। ये हमारा पेन नहीं चल रहा विद्यार्थियों, समझ लीजिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। यह हुआ हमारा बीजाणु अमीबाब प्रतिस्थापन। तो ये अब इसको ऐसे आने के बावजूद ये हमारा एक गगरी में रहता है। देखिए एक गगरी नुमा ऐसे रहता, बना रहता है, फिर ऐसे ये बाहरी छोर की ओर निकलता रहता है। ऐसे ये हमारा क्या हो रहा है, निकल रहा है। क्या निकल रहा है, ये हमने बताया था ना, बीजाणु अमीबाब निर्माण कर रहा है इधर तरफ छोर की ओर निकल के। और उसके बाद ये जो बड़ा होता है तो नई अमीबाब संतति पैदा कर देता है। जैसे ये देखिए आपके बीच ऐसे इस तरह से इसके फिगर बन जाते हैं। ये इस प्रकार के फिगर बन जाते हैं। तो हम इसे कहते हैं, डी नंबर दे देते हैं, नई अमीबा संतति। ठीक, और इसे दे देते हैं बीजाणु अमीबाब निर्माण। ये देखिए हमने दिया ही है। ये हुआ हमारा अमीबा में बहुविखंडन। क्या हुआ, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों। हमने आपको जैसे समझाया आपको केवल वैसे करना होगा, बस वो सिंपल सा फंडा है। और हम अगले वीडियो में सोचेंगे, चाहेंगे कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए संरचना प्रदर्शित करेंगे। अभी हमारे पास विद्यार्थियों कुछ सिस्टम नहीं है, नहीं तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता था। 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके बीच, सॉरी चौथा क्वेश्चन, कि कायिक जनन के लाभ लिखिए। ये भी 3 नंबर का है। आप बताइए कायिक जनन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, यह बीज रहित पादपों के प्रवर्धन की एकमात्र विधि है। उदाहरण ले सकते हैं जैसे गन्ना, केला, बीज रहित अंगूर, बीज रहित संतरा आदि। ये सब हमारे कायिक जनन के लाभ हैं। अब आपको दूसरे में बताएंगे कि इस कायिक जनन द्वारा अनुपयोगी जंगली प्रजातियों को उपयोगी पादपों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, और तीसरे में है, इस विधि से प्राप्त पादप मातृ पादप के समान होते हैं। इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं तथा एक ही पादप पर अनेक जातियां विकसित की जा सकती हैं।
और चौथे में आप बता सकते हैं जैसे पादपों की संख्या में कम समय में तीव्र वृद्धि होती है और विशेष लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। और आप पांचवें में बता सकते हैं जैसे बहुत से वृक्ष फल देने में कई वर्ष लगाते हैं और कायिक प्रवर्धन द्वारा उनमें एक ही वर्ष में फल प्राप्त किए जा सकते हैं। आप इतना बता दीजिए, आप 3 नंबर खर्च से पा जाएंगे। अब आपके बीच 5वां क्वेश्चन चलेंगे। तो 5वां क्वेश्चन आपके बीच ये है स्टूडेंट्स कि युग्मक जनन क्या है। पादप के विभिन्न वर्गों में युग्मक जनन की विधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप बताइए कि एक द्विगुणित मातृजनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप नर व मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है। अब आप बताइए विभिन्न पादप समूहों में युग्मक जनन के निम्न प्रकार से होता है। आप साथ साथ लिखते चलिए, नहीं भूल जाएंगे, और याद करते चलिए सर बोल क्या रहे हैं। पहला है शैवालों में युग्मक जनन। तो शैवालों में जो युग्मकों का निर्माण युग्मक धानी में होता है। शैवालों में युग्मक जनन 3 प्रकार का होता है। हाथ दर्द करने लगा यार। तो पहला है सब युग्मकी, जिसे कहते हैं ईसोगोमस। उदाहरण ले सकते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनस, यूलोथ्रिक्स, ये कह सकते हैं। अब दूसरा नंबर है उदाहरण में जैसे विषम युग्मकी, जिसे कहते हैं एनिसोगमस। उदाहरण ले सकते हैं क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी। और तीसरे में हम ले सकते हैं अंड युग्मकी, जिसे कहते हैं ओगोमस यानी कारा। और ले सकते हैं उदाहरण में जैसे कूडोगोनियम, ये हुआ। ध्यान रखिए, याद एक भी अगर अक्षर गलत होगा नंबर कटिंग में आ जाती है ये सब। और दूसरा है, ये तो हमने बताया आपको शैवालों में युग्मक जनन। अब बताएंगे ब्रायोफाइटस में युग्मक जनन। ब्रायोफाइटा में जो अंड युग्मकी प्रकार का होता है वो इनमें नर युग्मक चल व द्विसाभिक होते हैं और वह इनका निर्माण बहुकोशिकीय पूंधानी यानी एंथेरिडिया में होता है। और मादा युग्मकों अचल होते हैं वह इनका निर्माण स्त्रीधानी यानी अर्च जिमोनियम में होता है। और तीसरे में आपको बताना है कि टेरिडोफाइटस में युग्मक जनन यानी टेरिडोफाइटस के युग्मोद्भिद पर नर जननांग पूंधानियों तथा मादा जननांग स्त्रीधानियों में पाए जाते हैं। और आप बता सकते हैं जैसे पूंधानी में पुम्मड़ु बनते हैं जो चल तथा द्विकाशिभिक शिलेजिनाला या बहुकाशिभिक फर्न होते हैं। और मादा युग्मक को अंड यानी ओस्फेयर कहते हैं। ना बताइए। और चौथे वर्जन में आप ये कह सकते हैं, यार हाथ पिराने लगता है। जैसे आप बताइए चौथे वर्जन में कि अनावृत बीजियों में युग्मक जनन यानी इनमें जनन अंग प्रायः शंकुओं यानी कोन्स के रूप में व पादक विषम बीजाणु यानी हेट्रोस्पोरस जिसे कहते हैं वो लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोरस या परागकणों का निर्माण नर शंकुओं के लघु बीजाणु पर्णों पर उपस्थित लघु बीजाणु धानुओं में होता है। और मादा युग्मक निर्माण मादा शंकु के बीजाणु या गुरु बीजाणु पर्णों पर उपस्थित गुरु बीजाणु धानुओं या बीजांड में होता है। इतना बताइए। और पांचवें आप बता सकते हैं कि आवृत बीजियों में युग्मक जनन। आवृत बीजियों में जो नर तथा मादा जनन अंग क्रमशः पुमंग एवं जायांग होते हैं और जिनमें क्रमशः लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन द्वारा अगुणित पराग कण एवं बीजांड बनता है। यह हुआ हमारा इस क्वेश्चन का था कि युग्मक जनन क्या है। आपने पूरा एक्सप्लेनेशन किया, याद भी रखे चलिए और अपने परीक्षा में अच्छा से लिखिए भी, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब आपके बीच जो हमारा छठा क्वेश्चन है वो ये है कि हाँ दर्द करने लगता है यार, इतनी मेहनत पड़ रही विद्यार्थियों, जरा ध्यान दीजिए। अनिषेक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो
आप बताइए कि लैंगिक जनन में शुक्राणु अंडाणु से संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करते हैं और जिसमें एक निर्जीव का विकास होता है और परंतु कई जातियों में अनिषेचित अंडाणुओं से ही संतति जीव विकसित हो जाता है। इस प्रकार के जनन को अनिषेक जनन कहते हैं और यह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको बताएंगे 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं। पहला होता है कृत्रिम अनिषेक जनन, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। और आपको बताएंगे कि जैसे कुछ जीवों में अंडाणुओं को कृत्रिम रूप से निषेचन क्रिया के बिना ही परिवर्धन हेतु प्रेरित कर सकते हैं और यह कृत्रिम अनिषेक जनन कहलाता है, जैसे समुद्री अर्चिन, मेढक आदि। ठीक है, यह हुआ हमारा कृत्रिम अनिषेक जनन। तो आप बताइए दूसरा वाला है प्राकृतिक अनिषेक जनन, जिसे कहते हैं नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। तो आप बताइए कुछ जीवों जैसे एफिडस, कुछ सांप तथा कीटों में अनिषेक जनन एक नियमित घटना के रूप में होता है। ये 2 प्रकार का होता है। तो आप बताइए ये 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं। पहला है अगुणित अनिषेक जनन, जिसे कहते हैं हाप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस, यानी इस क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे अगुणित युग्मक बनते हैं और इनमें से कुछ बिना निषेचन के ही जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे मधुमक्खी के नर ड्रोन। ठीक है यार, बहुत तेज हाथ दर्द कर रहा है विद्यार्थियों। और दूसरा है आपके बीच द्विगुणित अनिषेक जनन। तो आप बताइए द्विगुणित अनिषेक जनन क्या होता है, जिसे कहते हैं डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, यानी इस प्रक्रिया में मादा की बहु नहीं अंडजनक कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और सभी गुणसूत्र अंड कोशिका में आ जाते हैं तथा ये ध्रुवीय कोशिका में नहीं जा पाते या आ पाते और ये अंड कोशिकाएं मादा में विकसित होती हैं तथा मादा संतान को ही जन्म देती हैं। आप इतना बोल दीजिए, लिख दीजिए, याद कर लीजिए, टाइप कर लीजिए, पूरे अच्छे से लिखिए और अपने परीक्षा में अच्छा अंक पाइए और डीसीपी मिक्स हिस्ट्री चैनल का नाम सुनाइए। इसी वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग करते हैं। बहुत दर्द करने लगा हाथ, और जहां तक हो सके विद्यार्थियों, अगर मेरी वीडियो अगर मेहनत से बनाए हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपने परीक्षा सेट में अच्छा अंक हासिल कर सकें। और नए हों तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हाँ, दर्द करने लगा यार।